अभी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर डैम कंट्रोवर्सी की आग बुझी नहीं थी कि चांगलांग में लोग कोल माइनिंग के चलते प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन पर उतर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम नामचिक नामपो कोल माइन इशू की गहराई में जाएंगे और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आखिर में मैं इस कोल माइन से अफेक्टेड लोगों के लिए भी एक मैसेज लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है चांगना और ये यहाँ पड़ता है। इसमें आपको और थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है और इसीलिए इस जिले में म्यांमार से सटा लास्ट सेंसस टाउन भी है, नामपोंग। ये चांगलांग का खारसांग एरिया है। यहाँ अरुणाचल का लौता और नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट कोल माइन है। अब जब हम कोल माइन्स की बात कर ही रहे हैं तो चांगलांग और नामचिक नामपुक से पहले थोड़ा इंडिया में कोल माइनिंग को जान लेते हैं। अगर हम पूरे इंडिया में माइनिंग की बात करें तो ब्रॉडली इंडिया में दो तरह के कोल पाए जाते हैं। गोंडवाना कोल जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसी जगहों में पाई जाती है, और टर्शियरी कोल जो नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल, असम और मेघालय में पाए जाते हैं। कोल या कोयले को पावर जनरेशन के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी इसका अदर इंडस्ट्रियल पर्पजेस में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया में 49.5% पावर जनरेशन कोल से होता है। इंडिया में कोल एक्सट्रैक्शन का काम 1774 में वेस्ट बंगाल के रानीगंज में अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके बाद आज़ादी के बाद भी कोल माइंस के लिए कोई लीगल प्रोसेस नहीं था, एटलीस्ट 1973 तक। फिर 1973 को कोल माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए और कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 पास कर कोल माइनिंग को कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर बना दिया गया। नेशनलाइजेशन वर्ड इकोनॉमी में मीन करता है कि किसी भी प्राइवेट एसेट को सरकारी बना देना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक नेशनलाइज होता है तो दैट मीन्स वो बैंक अभी सरकारी हो जाता है। वैसे आप कमेंट में बताइए, इंडिया में कितने नेशनलाइज बैंक्स हैं? हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक्स आर देयर इन इंडिया? तो आइए कोयले को कंटिन्यू करते हैं। तो कोल माइंस के इस कंप्लीट नेशनलाइजेशन से आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, इन इंडस्ट्रीज को दिक्कतें आने लगी, क्योंकि इनके प्रोडक्शन के लिए भी कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये इंडस्ट्रीज देश के प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रीज में से एक है। इसीलिए 1976 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 को अमेंड कर दो और एक्सेप्शनल प्रोविजंस इसमें इंसर्ट किए गए। पहला, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज है उनको कैप्टिव माइनिंग की परमिशन दी गई। इसका मतलब था कि ये कंपनी अपने इस्तेमाल के लिए कोल एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी कुछ कोल माइंस को प्राइवेट पार्टीज को सब लीज किया गया जो गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी और जहां कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन का इस्तेमाल, रेल का इस्तेमाल नहीं होता हो। फिर जैसे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ी, तरक्की हुई तो पावर की ज़रूरतें और बढ़ने लगी, लेकिन तब पावर जनरेशन भी पब्लिक सेक्टर में था। तो पावर जनरेशन को ऑगमेंट करने के लिए उनके 8 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन में प्राइवेट पार्टीज को भी पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया, उन्हें वहां अलाउ कर दिया। अब क्योंकि पावर जनरेशन के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है तो 1993 में फिर से इस एक्ट में अमेंडमेंट लाकर पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज को भी कैप्टिव माइनिंग के लिए परमिशन दे दिया गया। दे आर आल्सो अलाउड टू एक्सट्रैक्ट कोल्स एंड यूज देम। इसके अलावा कोल वॉशिंग और बाकी गवर्नमेंट नोटिफाइड कामों के लिए, जिसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती, ऐसे कामों के लिए भी कोल माइनिंग में प्राइवेट पार्टीज को अलाउ कर दिया गया। पर इस सेक्टर में अभी भी प्राइवेट पार्टीज की फुल ऑटोनॉमी नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर का इसमें बहुत ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड रोल था जो सरकार के अनुसार तय किया जाता था। फिर 8 जून 2020 को कोल को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले कि हम अरुणाचल में कोल एक्सट्रैक्शन और इससे रिलेटेड इश्यूज पर बात करें, चलिए जरा यहाँ के लोन कोल माइन को देख लेते हैं। नामचिक नामपुक या खारसांग कोल माइन 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न ब्लॉक। ये तीनों ब्लॉक्स 600 हेक्टर्स में फैले हुए हैं और यहाँ एस्टिमेटेड 30.96 मिलियन टन्स जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स हैं। वेस्टर्न ब्लॉक का टोटल एरिया 1.035 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ एस्टिमेटेड 8.8 मिलियन टन्स कोल रिजर्व्स हैं। इसी तरह 5.028 स्क्वायर किलोमीटर के ईस्टर्न ब्लॉक में 22.165 मिलियन टन्स और सेंट्रल ब्लॉक जो 0.92 स्क्वायर किलोमीटर का है, या 14.97 मिलियन टन्स कोल रिजर्व्स एस्टिमेट किए गए हैं। इनसे जुड़े अरुणाचल प्रदेश में कोल माइनिंग की कहानी 2003 से शुरू होती है, जब यूनियन कोल मिनिस्ट्री नामचिक नामपुंग में माइनिंग के लिए APMDTCL यानी अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को
कोयले की ये खदान एलोकेट करती है। अब 2003 में जब यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने नामचिक नामपुक माइन को एपीएमडीटीसीएल को 20 सालों के लिए लीज में दिया, तो एपीएमडीटीसीएल ने खुद इस काम को टेकअप नहीं किया, बल्कि ये एक असम बेस्ड कोल माइनिंग बॉडी एनएमसी यानी द नेशनल माइनिंग कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इसके लिए इनके बीच एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन होता है। इस मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बाकी कंडीशंस के अलावा क्लाउज 13 में कुछ ऐसा मेंशन था बाद में जिसको लेकर अरुणाचल प्रदेश सरकार के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुआ था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन सब फॉर्मेलिटीज के बाद एक्चुअल एक्सट्रैक्शन 4 साल बाद यानी 2007 को शुरू किया गया। ऐसा लग रहा था 2012 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एनएमसी ने इन 5 सालों के अंदर 10 लाख मेट्रिक टन्स कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया था, पर तब भी सब कुछ नॉर्मल नहीं था। अब इसी एबनॉर्मलिटी के कारण अरुणाचल सरकार को 32 करोड़ रुपए अदा करना पड़ रहा है। क्यों? गौर से सुनिए। इस दौरान यहां और देश भर के कई कोल माइंस में कई ऑफिशियल लैप्सेस हुए और इन्हीं लैप्सेस के कारण यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने बाद में कोल माइंस के ऊपर लेवी इंपोज किया, जहां एपीएमडीटीसीएल के ऊपर भी 32 करोड़ रुपए के लेवी इंपोज हो गया। ये लैप्सेस क्या थे हम आगे देखेंगे, पर इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि 2012 में ऐसा क्या हो गया था कि एनएमसी को अचानक अपना काम रोकना पड़ा। जैसे मैंने बताया, कोल माइनिंग 2020 से पहले कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पर यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने रियलाइज किया कि माइनिंग के इस सेक्टर में सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। परमिटेड माइंस के अलावा यहाँ कई अनऑथोराइज माइंस ग्रो हो रहे थे रैम्पेंटली। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन में बहुत एनोमलीज पनप रही थी। वर्कर्स की लाइफ सिक्योरिटी जैसी इंपॉर्टेंट चीजें ओवरलुक्ड हो रही थी। बिडिंग में कोई कंपटीशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोगों का यहाँ मोनोपोली हो गई हो। इससे ऐसा आंका गया कि प्राइवेट कोल ब्लॉक एलओटीज को 1.83 लाख करोड़ का फाइनेंशियल गेन्स सरकार को भुगतनी पड़ रही है। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2012 में 204 कोल माइंस को जो 1993 से 2011 के बीच एलोकेट हुए थे इमीडिएटली बंद करवा दिया और नामचिक नामपुक इन 204 कोयले खदानों में से एक थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, नामचिक नामपुक को बंद करवाने का वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ये भी था कि यहाँ इंसर्जेंसी ग्रुप की माइनिंग की खबर भी फैली हुई थी। इन माइंस को बंद करवाने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इन खदानों के ऊपर पर मेट्रिक टन 299 रुपये का लेवी इंपोज किया और इस हिसाब से एपीएमडीटीसीएल को अब यूनियन कोल मिनिस्ट्री को 32 करोड़ रुपए अदा करने थे। इस रकम को पे किए बगैर एपीएमडीटीसीएल फंक्शन नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी एपीएमडीटीसीएल की दिक्कतें यही खत्म नहीं हुई थी। 2017 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एनएमसी के कोल प्राइसिंग में एक और एनोमली निकाली। दरअसल कोल के प्राइस को कोल इंडिया लिमिटेड फिक्स कर रेगुलेट करती है। नॉर्मली ये प्राइस जो पीरियडिकली रिवाइज होता है, कोल इंडिया लिमिटेड एपीएमडीटीसीएल जैसे एजेंसीज को अपडेट करती है और इस केस में एपीएमडीटीसीएल एनएमसी को अपडेट करती और एनएमसी उसी रेट पर कोल को बेचती। पर कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसार एनएमसी ने कोयले को द देन रिवाइज्ड एग्जिस्टिंग प्राइस से बहुत कम रेट में बेची, जिससे सरकार को अनदर 31.57 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एपीएमडीटीसीएल ने जब एनएमसी से जवाब मांगा तो एनएमसी ने एपीएमडीटीसीएल को उन्हें इस पर समय में अपडेट नहीं करने का आरोप लगाकर 31.57 करोड़ में से 11.69 करोड़ पे करने की अपील की, जो 4 अप्रैल 2019 से 19 अप्रैल 2019 के टाइम पीरियड के अंदर का था और बाकी अमाउंट को फॉर द सेड रीजन फॉरगो करने की मांग की। इस पर एक 5 मेंबर कमेटी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने एनएमसी के फेवर में रूल किया और 31.57 करोड़ में से 19.88 करोड़ को फॉरगो करवा दिया। एनएमसी वालों ने इस तरह अपना सुलझा लिया, पर यहाँ एपीएमडीटीसीएल का अपना 32 करोड़ वाला मामला अभी सुलझा नहीं था। इस बात के मद्देनजर इसे रिवाइव करने के लिए यानी एपीएमडीटीसीएल को रिवाइव करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने 2019-20 के बजट में घोषणा किया कि अरुणाचल सरकार उस 32 करोड़ को एपीएमडीटीसीएल को इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर देगी जो उसे कोल मिनिस्ट्री को चुकानी है। लेकिन इसमें अरुणाचल सरकार को एक और लीगल हर्डल का सामना करना पड़ा। एक एडवोकेट काकू पोतम ने अरुणाचल गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू पोतम, जिस लेवी को नेशनल माइनिंग कंपनी को पे करना चाहिए था उस अमाउंट को, वो 32 करोड़ रुपए, इन केस इफ यू आर कंफ्यूज, एपीएमडीटीसीएल या अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों बेयर करेगी, ये उनका सवाल था। यही क्लाउज 13 का मेंशन आ जाता है।
पोतम के मुताबिक एपीएमडीटीसीएल और एनएमसी के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था उसके क्लॉज 13 के अनुसार जितने भी लेवीज या टैक्सेस खरसांग कोल माइन के ऊपर बनते हो वो सारे कंट्रैक्टर यानी एनएमसी द्वारा पे किए जाएंगे। कंपनी ने इस पेमेंट प्रोसीड्यूर में प्रॉपर प्रोसीड्यूर को नेग्लेक्ट करने का आरोप भी लगाया था। यह केस एसआईसी को दिया गया था और तहकीकात भी हुई। हालांकि बाद में इस एफआईआर को बेबुनियाद बताकर इस केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। कट टू 2022। 2019 में बैन लिफ्ट होने के बाद 2012 से 7 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने नामचिक नामपुक के सेंट्रल कोल ब्लॉक को 2022 में ऑक्शन किया। इस ऑक्शन में प्लेटिनम एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड को यह ब्लॉक मिला, लेकिन प्लेटिनम एलॉयज के गवर्नमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट के कारण इस सेंट्रल ब्लॉक को 2 मार्च 2023 को री ऑक्शन किया गया। इस बार कोल पल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस ब्लॉक को खरीद लिया। फिर 2025 में कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन की 11th राउंड ऑफ कंट्री वाइड कोल माइन ब्लॉक्स के ऑक्शन में, जहां देश भर में 27 कोल माइंस ऑक्शन किए जाने हैं, उन नामों में नामचिक नामपुक के ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स भी एनलिस्ट हुए। इस बार जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने शार्पली रिएक्ट किया और इस ऑक्शन के खिलाफ आवाज उठी। कई रैलीज निकाले गए, नारे लगाए गए और लोगों ने खूब नाराजगी जताई। यहाँ के लोकल्स कहते हैं इन कोल माइंस के ऑपरेशन से इनके घर बार, खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएंगे। मेरे रिसर्च के दौरान मिले कुछ सोर्सेस कहती हैं सिर्फ सेंट्रल ब्लॉक के ही ऑपरेशनलाइजेशन से, जिसका ग्रीन कवरेज 45% है, अराउंड 204 मैच्योर ट्रीज काटे जाने होंगे और कम से कम कुछ 20 घर डिस्प्लेस होंगे। यह आगे कहती है इन तीनों माइंस के माइनिंग प्रोसेस से इस रीजन में एनवायरनमेंट और सोशल सेटिंग का इरिवर्सिबल डिस्ट्रप्शन होगा। यहाँ इस रीजन के कुछ मिलाकर 10,000 पेड़ काटे जाएंगे और लगभग 300 घरों के करीब 2,800 लोग डिस्प्लेस्ड होंगे। प्राइमरीली इन तीनों ब्लॉक से कुछ 5 गांव डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा यहाँ के वेजिटेशन, पैडी फील्ड्स, जूम फील्ड्स और टी प्लांटेशंस नहीं रहेंगे। ये सब ऐसे परिणाम होंगे जो यहाँ के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और इसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। कोल मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट के अनुसार ऐसी जगह को जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं, जिस जगह फॉरेस्ट एरिया कवरेज 40% हो और जो जगह हैविली बिल्ट अप हो, ऐसी जगह माइनिंग एक्टिविटीज से एग्जेम्प्टेड है। जबकि यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार नामचिक ईस्ट ब्लॉक अकेले में ही 82% ग्रीन कवरेज है। यही सब आधार लोगों की अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है। अगर हम यहाँ लोकल्स की नज़रिए से देखें तो उनके लिए एक नाइटमेयर से ये कम नहीं है। उनकी अपनी जगह, उनकी खेती, बगान सब खत्म। जो लोग अफेक्टेड थे, हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं पर बांट नहीं सकते। अपनी जगह और पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है, पर अगर हम सरकार की नज़र से भी देखें तो अपने देश के रिसोर्सेज को टेप करना, अपने लोगों के लिए काम करना, दिस टू इज इट रॉन्ग। अरुणाचल तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, और क्या यह अपने देश के ही लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ मुमकिन होगा? अपने देश के तरक्की के लिए सोचना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके खातिर अगर देश बलिदान मांगे तो सिर्फ फौजी ही क्यों, हम सबको तैयार रहना चाहिए, हम सबको देना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे राज्य भी प्रोग्रेस करे, देश भी तरक्की करे और लोगों के इंटरेस्ट भी कम नुकसान हो, तो हमें उन जैसे विकल्पों को भी ढूंढना चाहिए। मेरे जहन में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं जो मेरी सोची चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट करूँ या किसी को करवाने पर मजबूर करूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे देश और राज्य में शांति बनी रहे। इसीलिए मेरी कई बातों को पॉजिटिवली लीजिएगा और आप डिफर भी कर सकते हैं और अपनी जो सोच है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और खास करके अरुणाचल प्रदेश नेचर के दिए हुए तोहफों से भरपूर है। यहाँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा कोल माइन अरुणाचल में है। टूरिज्म का बड़ा स्कोप है, पर हम इन चीज़ों को यहाँ टेप नहीं कर पा रहे हैं। आप सियांग या दिबांग डैम्स की बातें ले लीजिए या भी खरसांग के कोल माइन इशू को ही ले लीजिए। इट्स नेवर इजी है। यह करना इतना आसान, इन चीज़ों को टेप करना आसान नहीं है। हमारे प्रकृति से जुड़े रहना ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है और अभी भी अरुणाचल प्रदेश इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ लोगों ने नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। ज़्यादातर जंगल और नदियों को तो हमने छुआ ही नहीं है, पर मानव सभ्यता बदलाव मांगती है और कई बार ये मांगे नकारात्मक होती है, निगेटिव, और जाने अनजाने हमें इसे अपनाना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने डैम इशू में भी कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा कम प्रॉफिट ही सही इतने बड़े पैमाने में प्रोजेक्ट टेकअप नहीं कर स्मॉलर स्केल में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाए?
उससे जनरेटेड रेवेन्यू को हम टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करें। लोग तो जीरो से शुरुआत करते हैं, पर हमारे पास तो एक बेस है। ऊपर से अभी थैंक्स टू द गवर्नमेंट हमारे यहाँ रास्ते बहुत इंप्रूव हो गए हैं। अभी फॉर इंस्टेंस आप तवांग को ही देख लीजिए। तवांग इज वेरी मच वेल कनेक्टेड। मेचुका का रास्ता अभी तेजी से बन रहा है। कुरुंग जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अभी डिस्कवर हो रहे हैं। अपना जीरो और दोंग वैली तो है ही। दोस्तों, यूएस, चाइना और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के जीडीपी में भी टूरिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में यूपी टूरिज्म में टॉप रैंक पर है और तमिलनाडु द मोस्ट विजिटेड इंडियन स्टेट है। अगर हम अपने इस पोटेंशियल को टैप करें तो हमारे यहाँ तो खजाना है। आज लोग डिस्को और डीजे से दूर भाग रहे हैं, झरनों और पहाड़ों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को भीड़भाड़ नहीं, शांति चाहिए। पोल्यूशन नहीं, नेचर की खुली हवा में उनको सांस चाहिए। हम नेचर के साथ रहकर उनकी इन चाहतों को पूरा कर अपना भी अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटलिटी का ज्ञान चाहिए और इस दिशा में ट्रेनिंग चाहिए और सबसे जरूरी चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। हो सकता है इस सेक्टर के फायदे हमें बहुत जल्दी ना मिले, बट आई ओपाइन that this could be one of the most sustainable approaches towards the development. अब बताइएगा क्या ये विकल्प का सलूशन ला सकता है? प्लीज डू कमेंट। इन सब से अलग मैं खास करके कोल माइन से अफेक्टेड चांगलांग की आवाम से एक बात कहना चाहूंगा। बुरा मत मानिएगा, बात थोड़ी सी सीधी होगी। आप कोल माइन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो, ये हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका अपनी जमीन, अपने घर को खोना, इसके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरी कंफ्यूजन तब बढ़ जाती है जब मैं यहाँ रैम्पेंटली चल रहे इलीगल माइनिंग की खबरें सुनता हूँ। ऑफिशियली नामचिक टापुक में तो 2012 से माइनिंग पर बैन है, तो फिर इतने ज्यादा पैमाने में इलीगल माइनिंग को आप कैसे यहाँ पनपने दे रहे हो? हाउ आर यू एडमिटिंग दैट? एक तो आप सरकार से कहते हो कि पर्यावरण को बचाना है और आप वहां खुद इसे गैरकानूनी तरीके से नष्ट कर रहे हो। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ इलीगल माइनिंग के लिए यूज किए गए जाने वाले मशीनों के लिए रेट्स तय हैं। डिपेंडिंग ऑन द मशीन्स, पर मशीन 1 से लेकर 2 लाख तक इसकी एंट्री फी के तौर पर चार्ज लिए जाते हैं। बाकायदा इसके लिए वहां कमिटी भी बैठी हुई है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है अथॉरिटीज ने अलग अलग सालों में कई बार लार्ज क्वांटिटी में कोल सीज किए हैं, पर किसी भी एक्यूज को सजा नहीं हुई। यह भी साथ में एलिगेशन है कि इन अमाउंट्स को लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2022 में द देन डिप्टी कमिश्नर सनी के सिंह ने इन सब को रोकने के लिए सब डिविजनल लेवल पर कुछ कमिटी सेटअप किए थे, जिसका नाम रखा गया था एंटी रेट होल माइनिंग ओवरसाइट कमिटी। और यहाँ के एडीसीज, एसडीओज, एमडीओज, ओसीज और आरएफओज को इसके मेंबर बनाए गए थे। पर अफसोस ये कमिटी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो मेरा कहना यह है कि अपनी जगह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है। कोई स्मगलर आए या कोई करप्ट अफसर आए, कोई भ्रष्ट अफसर आए, वो तो अपना हिस्सा लेकर आपको आपके हाल में छोड़कर चला जाएगा, पर आप और हम अपने लोगों के साथ अपनी जगह को छोड़कर कहाँ जाएंगे? चंद लम्हों की खुशियों के लिए, चंद रुपयों के लिए इसे बर्बाद मत होने दो। इन माय ओपिनियन हमारे हामी के बगैर सरकार यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, और अगर कहीं हमने परमिशन दे भी थी तो भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी वक्त बाद में भी हमारी बातचीत सरकार से हो सकती है। वे आंसरेबल थे और आंसरेबल ही रहेंगे, पर उन चोरों को अगर मौका मिले तो अपने फायदे के लिए वे आपके हड्डियों तक खा जाएंगे। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं तो यही कहूँगा, यहाँ के लोकल्स स्ट्रेटेजी तैयार करें, सरकार से अपनी बात कहें, अपनी बात को सामने रखें, उन्हें अल्टरनेटिव प्लान्स बताएं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो स्मॉलर स्केल में माइनिंग का कंसेप्ट है वो भी डिस्कस की जा सकती है। आफ्टर ऑल ये हमारा देश है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। हमेशा जवाब हाँ या ना में नहीं होता, हर फैसला आर या पार में नहीं होता। कभी कभी बीच के रास्ते भी सुनहरी मंजिल तक ले जाते हैं। थिंक अबाउट इट। देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।